मौलिक अधिकार में अपना अंतिम जो आज का मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। जो मौलिक अधिकारों का उपचार करता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में देखो यह व्यवस्था की गई कि अगर सरकार जो है वह ऐसा कार्य करे जिससे हमें संविधान में जो उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं वो अगर हमें प्राप्त नहीं हो पाए तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की गई कि सरकार की जो शक्ति उस पर रोक लगे और हमें मौलिक अधिकार प्राप्त रहें। तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देने का जो काम था वो अनुच्छेद 32 के माध्यम से किया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करें तो अंबेडकर से पूछा गया कि बताइए कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान प्राय कैसा है, शून्य है। तो अंबेडकर ने कहा अनुच्छेद 32 कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो जो मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदान किए नागरिकों को वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है उन मौलिक अधिकारों की शक्ति पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है बाकी जो 5 मौलिक अधिकार हैं उन्हें। अब अंबेडकर ने देखो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा, इसे कहा संविधान का हृदय और आत्मा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, तो अंबेडकर ने। तो अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। इसके बाद में हम बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है वो किस प्रकार से मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की, 5 प्रकार की क्या जारी कर सकता है, रिट या लेख जारी करता है कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है या लेख जारी करता है जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से हम पहले की बात करें तो देखो नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें तो देखो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो ये प्रार्थना कौन करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, तो प्रार्थना वो व्यक्ति करेगा जिसे क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है। तो जिस व्यक्ति को क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, उसे लगता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, कोई उपयुक्त कारण नहीं है जिसके कारण मुझे बंदी बनाया गया है, तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संबंधित अधिकारी को यह आदेश जारी करता है कि निश्चित समय और निश्चित स्थान, तो निश्चित समय आपको पता है कि 24 घंटे का समय होता है और ये जो 24 घंटे के समय में बंदी बनाए गए व्यक्ति को निकटतम न्यायालय में, तो ये हो गया निश्चित स्थान, तो निकटतम न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा और वहाँ पर न्यायाधीश जो हैं वो देखेंगे कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है क्या उसकी गिरफ्तारी सही है या नहीं है। अगर ये जो कारण होता है बंदी बनाने का वो अगर गलत होता है, अवैध होता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पुलिस की शक्ति से, सरकार की शक्ति से उस व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है
जिसे क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है। दूसरा जो अपना लेख आता है उसकी हम बात करें, परमादेश। परमादेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, न्यायालय जारी करेगा। इसमें क्या होगा, आदेश दिया जाएगा। न्यायालय आदेश किसे देगा, तो सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं उन सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन को लेकर के, तो जो भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं अगर वो अपने कर्तव्य को भली भांति नहीं करते हैं, कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तो उन्हें अपने कर्तव्य करने के लिए न्यायपालिका के माध्यम से जो आदेश जारी किया जाएगा उसी को क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। तो दूसरा हमने पढ़ा। फिर तीसरे की अगर हम बात करें तो वो आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध में क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध, मना करना। अब देखो ये एक प्रकार का जो लेख है ना, इसमें एक न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को लेख जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो अपने से नीचे के जो न्यायालय हैं जिनको हम अधीनस्थ बोल सकते हैं, तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इन अधीनस्थ न्यायालय को ये क्या जारी किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा, लेख जारी किया जाएगा कि अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है, किसी केस की सुनवाई हो रही है, तो अगर वो अपने अधिकारों से ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसे निर्देश दिया जाएगा कि आप अपनी सीमा में रह कर के अपने कार्यों को करें, आप अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं करें। तो जो आपकी सीमा बनी हुई है उस सीमा में आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। तो ये जो आदेश है ये न्यायालय के माध्यम से न्यायालय को जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उन्हें ये आदेश देती हैं कि आप अपनी सीमा में रह करके अपने कार्यों को करें। तो ये है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध के बाद में हम बात करें तो अपना अगला जो लेख आता है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि देखो अगर निचले न्यायालय में किसी केस की सुनवाई चल रही है और उससे ऊपर जो न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो किसी निचले न्यायालय में किसी केस की सुनवाई चल रही है और उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि इस केस की सुनवाई हमें करनी है, तो ऐसी स्थिति में उस निचले न्यायालय से उस केस को मंगवाने के लिए जो आदेश जारी किया जाएगा उसी को क्या कहा गया है, उसी को उत्प्रेषण कहा गया है। तो निचले न्यायालय से वो केस है वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, तो वो हो गया उत्प्रेषण। अंतिम जो अपना लेख है वो है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा अधिकार परीक्षा की हम बात करें तो देखो इसमें मुख्य रूप से अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी ढंग कैसा है, गैर कानूनी, कि जो उसका तरीका है वो कानूनी नहीं है, तो गैर कानूनी ढंग से कानूनी कार्यों को करता है। कौन से कार्यों को करता है, कानूनी कार्यों को करता है। कि कोई भी व्यक्ति जिसे अधिकार नहीं है कानूनी कार्य करने का, ठीक है,
अगर वो उन कानूनी कार्यों को तो करता है, लेकिन उसका जो तरीका है, जो ढंग है, वो कैसा है, गैर कानूनी है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो है वो उसे पूछेगी। देखो, अधिकार परीक्षा, अधिकारों के बारे में परीक्षा का मतलब होता है पूछना, कि अधिकार के बारे में पूछा जाएगा कि किस अधिकार से, कि आपको ये अधिकार किसने दिया, किस अधिकार से आप इस कार्य को कर रहे हो। अगर उस व्यक्ति के पास उपयुक्त कारण नहीं होगा तो उस व्यक्ति को जिस पद पर वो कार्य कर रहा है, चाहे वो सरकारी पद हो या अर्ध सरकारी कार्य हो या पद हो, तो उस पद से उसे हटना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा। तो अधिकार परीक्षा का मतलब होगा अधिकारों के बारे में पूछना, कि कोई भी व्यक्ति है अगर गैर कानूनी ढंग से कानूनी कार्यों को करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उससे उसके अधिकारों के बारे में पूछेगी कि बताइए आप इस सरकारी सेवा में या अर्ध सरकारी सेवा में किस आधार पर कार्य कर रहे हो। अगर उसके पास उपयुक्त कोई कारण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वो पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखो 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था समानता का मौलिक अधिकार, उसके बाद में पढ़ा था हमने स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, फिर हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में चौथा जो अपना मौलिक अधिकार था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो अपना मौलिक अधिकार था वो था शिक्षा और संस्कृति या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां जो अंतिम अपना मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 जो है वो अन्य मौलिक अधिकार जो हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 32 के बाद में देखो आगे आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। तीनों ही अपने कोर्स में नहीं है। अगर अनुच्छेद 33 की बात करें तो जो भी सैनिक है, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या अन्य किसी सेना में भर्ती हों, उनके संबंध में मौलिक अधिकारों को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ, जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ सैनिक शासन लागू होता है, सेना शासन करती है, उन क्षेत्रों में भी मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। और अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों से संबंधित कार्यों को कर सकती है, उनमें कमी कर सकती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही अनुच्छेद अपने कोर्स में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 2 में मौलिक अधिकारों की जो चर्चा थी वो कंप्लीट कर ली है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.